नमस्कार सभी को, मैं धारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल गुरुकुल धरा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं नया चैप्टर और वो है समास। समास बात करते हैं हम कि समास होता क्या है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास शब्द की डेफिनेशन क्या है और समास के कितने भेद होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, समास शब्द है तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप। संक्षेप और संक्षेप का अर्थ होता है बेटा छोटा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना ही समास कहलाता है। साहित्यिक परिभाषा यदि देखें तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह आदि का लोप करने से जो छोटा रूप बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए, कई लोग इसकी डेफिनेशन इस तरह से बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच, दो या दो से अधिक शब्द, अब वो शब्द बोलते हैं, पद नहीं बोलते हैं। जबकि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि समास के अंदर शब्द नहीं पद होते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, शब्द और पद में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जब कोई स्वतंत्र रूप से आता है वाक्य में, न आकर के जब कोई स्वतंत्र रूप से कोई शब्द आता है तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन जब वो शब्द है ना स्वतंत्र रूप, यानी अकेला न आकर के, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रह करके और फिर पद बन जाता है, यह पद कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि पद और शब्द में अंतर होता है, वो सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि पद ही शब्द होता है, लेकिन सिंगल अकेला आए तो वो शब्द कहलाता है, और जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसमें जो प्रयुक्त होने वाली ये जो शब्द है तो शब्द ही है, लेकिन इनको शब्द नहीं कह सकते, ये पद कहलाएंगे। एक, दो और ये तीन, ये पद कहलाएंगे, ये शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्द तो काश यदि अकेला आता, जैसे राम अकेला ही शब्द आता, या पुस्तक अकेला ही शब्द आता, या पढ़ना अकेला ही शब्द होता, तब वह पद न होकर के और शब्द होता। लेकिन ये जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो इनको हम शब्द नहीं कह सकते, ये पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो समास के अंतर्गत एक तो प्रिय विद्यार्थियों ये दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, शब्द नहीं बोल सकते, पद बोलेंगे। समास के अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? शब्द ने बोल करके पद बोलेंगे। तो इसकी साहित्यिक डेफिनेशन क्या आती है? जब दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह जो कारक होते हैं उनमें आते ना, तो जब दो या दो से अधिक विभक्ति चिन्ह आदि का लोप करने से जो छोटा रूप बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए कि रसोई के लिए, अब घर, अब ये देखिए कितना बड़ा ये जो है वाक्यांश है, कितना बड़ा है, रसोई के लिए घर। अब इसमें क्या है, ये जो पद है ना, एक पद तो ये हो गया रसोई, दूसरा हो गया घर, और ये जो है ना के लिए ये विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। के लिए किसमें आता है? संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। तो अब इसका जो छोटा रूप होगा, वो छोटा रूप क्या होगा बेटा? वो हुआ रसोई घर, ये इसका छोटा हो गया, अर्थात समास हो गया। तो समास में क्या होता है? जो बड़ा होता है वाक्यांश, बड़ा वाक्यांश को छोटा रूप प्रदान किया जाता है, अर्थात छोटा रूप दिया जाता है, वही समास होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये समास के बारे में है बातचीत।
अब आगे चलते हम कि समास जो है, समास के कितने भेद होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समास के जो भेदों में हम न उलझ करके और बात करते हैं, क्योंकि कई विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए। जयपुर के स्थानीय राघव प्रकाश जी जो है, उन्होंने समास के 4 ही भेद बताए, लेकिन हम भेदों में न उलझ करके जो ज्यादातर मान्यता है, मानते हैं, वो क्या है, समास के कितने भेद मानते हैं, समास के 6 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं? 6 भेद। कौन कौन से मानते बेटा? देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। हाँ, एक बात सुन लीजिए कि इसमें ऐसा नहीं है, कोई सा भी ऐसा क्रम नहीं है निश्चित। जैसे गिनतियों में गिनती होती है ना, 1 से लेकर के 100, उसमें 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इसमें ऐसा नहीं है अव्ययी भाव के बाद में तत्पुरुष आएगा, तत्पुरुष के बाद में, ऐसा कोई क्रम नहीं है। प्रिय विद्यार्थी, आपको जिस सहूलियत से, आसानी से याद रह जाए, उस क्रम में आप इनको याद कर सकते हो। क्रम कोई फिक्स नहीं है, निश्चित। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको याद करने की दृष्टि से बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएगा, इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूं, काश यदि इस क्रम से याद करें तो आपको सरलता से याद रह सकता है। बाकी आप स्वतंत्र है, किसी भी क्रम से आप इनको याद रख सकते हैं, जिस क्रम से आप याद रख सकते हैं। तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। और चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और 5वां जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। और छठा जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये है। बाकी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप किसी भी क्रम में इनको याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सरल तरीका बताया है कि इस क्रम में काश यदि आप याद करते हैं तो आपको सरलता से याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक ट्रिक है मेरे पास में, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ये समस्त समास की पहचान क्या है? बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, ध्यान से देखना। इसमें सेकंड पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, और पहले पद की विभक्ति का लोप होता है। इस आधार पर ये तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष का क्योंकि विभक्ति का लोप होता है, इस आधार पर क्या है, इसके जो है कितने हैं? इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास की 6 भेद है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस तरह से क्या है, इसके 6 भेद है तत्पुरुष समास के। और तो इसमें पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद की विभक्ति का लोप होता है। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, शाब्दिक अर्थ। अर्थात जैसे देखो, फैमिली में पति पत्नी में झगड़ा हो, पति कहे मेरी चलेगी, पत्नी कहे मेरी चलेगी, इस तरह से। तो कहने का मतलब, तो दोनों ही, कभी पति की चल जाती, कभी पत्नी की। तो कहने का मतलब है इसमें द्वंद्व, यानी कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला व दूसरा। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि, इसमें क्या है, दोनों ही पद प्रधान में होते हैं। दोनों ही पद क्या है? प्रधान में होकर के, और तीसरा ही पद प्रधान होता है। पहला और दूसरा, यानी दोनों ही पद प्रधान न होकर के, और तीसरा ही पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा ही पद। और द्विगु में क्या है बेटा? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद जो है संख्यावाची होता है। अब देखिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, तो क्या है कि बहुब्रीहि में भी होता है। लेकिन द्विगु में क्या है, जो समूह का बोध कराए। पहला पद संख्यावाची तो होगा, लेकिन जो समूह का बोध कराएगा या समाहार का बोध कराएगा, समाहार मीन समूह, तो समाहार या समूह का बोध कराएगा,
वो द्विगु समास होगा। और जो है कर्मधारय, कर्मधारय इसमें उपमेय और उपमान में संबंध होता है, या फिर दोनों ही पद जो है उपमेय के हो सकते हैं, यानी विशेषण के हो सकते हैं। किसमें? कर्मधारय समास में। तो आपको ध्यान है। अब इनको मैं आपको बता रहा था, ट्रिक बताऊंगा, एक सरल तरीका बताऊंगा इनको याद करने का। सरल तरीका ट्रिक क्या है? जैसे देखिए कि किसी किसी घर में ना केवल पुरुष की चले तो पहला पद प्रधान, अर्थात हमारा जो समाज है ये पुरातन काल से पुरुष प्रधान रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, अब ज्यादातर घरों में महिलाओं की चलती है, महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है और बढ़नी भी चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं महिलाओं का। तो देखिए इसमें, लेकिन इसमें जैसे किसी घर में पुरुष की चले तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। किसी घर में, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनमें क्या है, पुरुष की न चले यानी कि पत्नी की चले, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। और जो है द्वंद्व समास, कई ऐसे घर होते हैं जिसमें पत्नी भी जॉब करती है, कमा के लाती है, पति भी जो है जॉब करता है, अर्थात दोनों की चलती है, तो इसमें द्वंद्व समास में अर्थात ये लीजिएगा जिसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है। और एक घर ऐसा होता है जिसमें न तो पति की चले और न पत्नी की चले, अर्थात कोई तीसरे की, यानी कि पति का दोस्त, यानी जैसे मेरा दोस्त है और बेटी की शादी है, बेटा की शादी है, पूछ लिया हाँ भाई कौन सा मैरिज गार्डन करे भाई, तो दोस्त ने सलाह दे दिया यार ऐसा है, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा गार्डन है, उसको करो। तो न तो उसमें मेरी चली न मेरी पत्नी की चली, अर्थात तीसरा ही मेरे दोस्त की चल गई, या फिर हमारे कोई रिश्तेदारों ने की चल गई, जैसे मामा जी आ गए, मामा जी का ज्यादा इंटरफेयर कई घरों में होता है, तो मामा जी चलाइए कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, इतने व्यंजन होनी चाहिए, इतनी मिठाई होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था। तो कई बार क्या है कि कई घरों में न तो पति की चले, पत्नी की चले, अन्य तीसरे की चल जाए, तो इस तरह से है बहुब्री। जब पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर के अन्य तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां बहुब्री समास होता है। और द्विगु और कर्मधारय का मैंने आपको बता ही दिया था। द्विगु यानी जिसमें पहला पद संख्यावाची तो होगा लेकिन वो समूह का बोध कराएगा, तब उन परिस्थिति में द्विगु समास होगा। और कर्मधारय समास, कर्मधारय में मैंने बताया पहला पद जो है वो संज्ञा का, दूसरा विशेषण का होगा, या दोनों ही पद विशेषण के हो सकते हैं, या उपमेय और उपमान हो सकते हैं। इस तरह से कर्मधारय समास के अब बारी बारी से आपको उदाहरण सहित आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं। धन्यवाद।